स्टूडेंट्स, मेरा नाम नकुल चौहान है और मैं आपको 12th क्लास के अकाउंटेंसी का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। आज हमारी वीडियो नंबर 2.1 है। इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाई थी उन वीडियोस में हमने अपना फर्स्ट टॉपिक या कंप्लीट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट किया था। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 11th क्लास में आपने अकाउंट्स पढ़ा था, उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया गया था कि टोटल मिलाकर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 32, जिसमें एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS26 और जो AS26 है ये डील करता है उन सभी एसेट्स के बारे में जो इंटेंजिबल होती हैं और उन्हीं इंटेंजिबल एसेट्स में से एक एसेट का नाम है गुडविल। गुडविल क्या होती है? वैल्यू ऑफ द फर्म। फर्म की वैल्यू को ना तुम देख सकते हो ना तुम छू सकते हो, तो ये हमारी एसेट तो है, बट ये एसेट किस तरीके की है? इंटेंजिबल नेचर की। इसलिए इस गुडविल के ऊपर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा? AS26। मैंने यहाँ पर लिख दिया है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के आगे AS26। ध्यान रखना, कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब AS26 में सबसे पहले AS26 क्या कहता है कि जितनी भी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं उनको तुम अपनी बिजनेस के अंदर उनकी वैल्यूएशंस कर सकते हो, बट वैल्यूएशन करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन होंगे और हम उन इंटेंजिबल एसेट्स में से कौन सी एसेट पढ़ रहे हैं? सिर्फ गुडविल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गुडविल होती क्या है। तो गुडविल जो है, गुडविल क्या है? हमारे लिए एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल हमारे को एक लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देती है, तो इसका मतलब गुडविल इंटेंजिबल तो है, बट ये हमारी एक लॉन्ग टर्म एसेट भी है और लॉन्ग टर्म एसेट्स हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं। तो मैं कह सकता हूं गुडविल हमारी एक इंटेंजिबल फिक्स एसेट होती है। ठीक है, सबसे पहले गुडविल इज एन वैल्यूएबल, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ। गुडविल जो है एक वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट है। वैल्यूएबल का मतलब जिसकी तुम वैल्यू निकाल सकते हो। इसका मतलब गुडविल को मॉनेटरी टर्म्स में भी मेजर किया जा सकता है। क्लियर? सेकंड, इट इज अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन दो कांसेप्ट्स होते हैं। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन, बट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इज नोन एज अमोर्टाइजेशन। ठीक है, अगर फिक्स एसेट्स की वैल्यू घटती है तो वो डेप्रिसिएशन है, बट अगर इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू घटती है तो वो अमोर्टाइजेशन है। या फिर अमोर्टाइजेशन को एक तरीके से मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ राइट ऑफ करने से। गुडविल को हमें ईयर आफ्टर ईयर राइट ऑफ करना होता है। AS26 इसके लिए तुम्हें कंपलसरी इन्फॉर्म करता है कि जब भी तुम गुडविल की वैल्यूएशन करोगे तो गुडविल को तुम्हें ईयर आफ्टर ईयर क्या करना पड़ेगा? अमोर्टाइज करना होगा, मतलब राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्लियर है? थर्ड आता है AS26 प्रिस्क्राइब्स। AS26 क्या कहता है? दैट गुडविल शुड नॉट बी अकाउंटेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। गुडविल को अकाउंटिंग बुक्स में तुम रिकॉर्ड नहीं कर सकते अनलेस जब तक कंसीडरेशन इज पेड फॉर इट, जब तक उसके लिए कंसीडरेशन पे ना करा हो। ये चीज समझने वाली है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस है, उस बिजनेस को हमने टोटल मिलाकर 10 लाख रुपए में परचेज करा। मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले रहा हूं। वो बिजनेस की जो टोटल वैल्यू थी ना, वो टोटल मिलाकर 10 लाख रुपए थी, बट इस 10 लाख के बदले मैंने उस बिजनेस को कितने रुपए दिए? 12 लाख रुपए। जब बिजनेस की वैल्यू 10 लाख है तो मैं 12 लाख क्यों दे रहा हूं? मैं 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे रहा हूं? 2 लाख रुपए ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये गुडविल की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि अब मैंने उस बिजनेस की वैल्यू के लिए एक मॉनेटरी टर्म्स में अमाउंट पे करा। अब मैं कह सकता हूं मैंने 2 लाख रुपए जो है ना वो उसके बिजनेस की वैल्यू के लिए दिए हैं, इसका मतलब गुडविल के लिए दिए हैं। तो मैंने गुडविल को परचेज किया 2 लाख रुपए में, मेरी गुडविल की वैल्यू 2 लाख रुपए है। ठीक है, जब तक तुम कंसीडरेशन पे नहीं करोगे तब तक तुम गुडविल को अपने अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर है? इट मींस, इसका मतलब क्या होगा? कंसीडरेशन का मतलब इट मींस सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो खुद जनरेट करी जाएगी गुडविल इज नॉट अकाउंटेड। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो अकाउंटेड नहीं होगी, जबकि परचेज्ड गुडविल इज अकाउंटेड। इसका मतलब गुडविल को भी दो पार्ट में क्लासिफाई करा गया। एक गुडविल जो सेल्फ जनरेटेड होगी और एक गुडविल जो कौन सी होगी? परचेज्ड गुडविल। ठीक है, अब ये सेल्फ जनरेटेड और परचेज्ड गुडविल होती क्या है, इन बातों पर आते हैं। गुडविल को दो पार्ट्स में बांट दिया गया। मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा पूरा इस वाले टॉपिक पर। टाइप्स ऑफ गुडविल दो हैं। पहला टाइप जिसको नाम दिया गया परचेज्ड गुडविल और दूसरा जिसको नाम दिया गया सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसी सेल्फ जनरेटेड गुडविल का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन परचेज्ड गुडविल। गुडविल हमारे पास दो तरीके की है, एक है सेल्फ जनरेटेड, एक है परचेज। एग्जांपल के लिए मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, मेरे बिजनेस का नाम सक्सेस पॉइंट OPC के नाम से है।
अब मुझे पता है ये बिजनेस मैंने खुद ने स्टार्ट करा है और इसकी वैल्यू भी मैं खुद ही जनरेट कर रहा हूँ, मैंने किसी से खरीदा नहीं था, ये बिजनेस मेरा खुद का स्टार्टअप था इस बिजनेस के अंदर, और मैं जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया इसकी वैल्यू को मैं मेंटेन कर रहा हूँ, मेरी गुडविल मेंटेन हो रही है, बट मैं इस गुडविल को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये गुडविल मेरी खुद की जनरेट करी हुई है, इसको नाम दिया जाता है सेल्फ जनरेटेड। AS 26 कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट फिर भी हमारे मना करने के बावजूद भी अगर आपने जबरदस्ती आपने इसको किसी भी तरीके से अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, तुमने अपना कोई नया रूल बना दिया और रिकॉर्ड कर दिया, इसको तुरंत अकाउंटिंग बुक से राइट ऑफ करो। ये चीज ध्यान रखना, अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी अकाउंटिंग बुक्स में तुमने रिकॉर्ड करा है तो उसके लिए रूल है उसे इमीडिएटली अपनी अकाउंटिंग बुक्स से राइट ऑफ करना होता है, ठीक है। बट अगर मैं परचेज गुडविल की बात करूं, मान लो ये सक्सेस पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये इंस्टीट्यूट मैंने किसी और से परचेज करा होता, ये किसी दूसरे का इंस्टीट्यूट था बट मैंने खरीद लिया, इसका मतलब क्या है, अब मैंने उसकी वैल्यू जो मैंने जनरेट नहीं करी, किसी दूसरे पर्सन ने जनरेट करी थी, उसकी वैल्यू को मैंने परचेज करा, और जब मैंने परचेज करा तो उस पर्सन ने इसकी वैल्यू के लिए मेरे से एक अमाउंट लिया होगा, हाँ मैंने इसकी गुडविल के लिए पे करा। फर्स्ट वाले केस में जब मैंने इसकी वैल्यू खुद जनरेट करी तब मैंने इसके लिए कोई कंसिडरेशन मॉनेटरी अमाउंट पे नहीं करा, इसका मतलब वो सेल्फ जनरेटेड थी जिसको तुम कंसिडरेशन पे नहीं कर रहे। बट अगर मैं परचेज की बात करूं तो परचेज में हमने क्या करा है, एक अमाउंट मॉनेटरी टर्म्स में, कंसिडरेशन मॉनेटरी टर्म्स में पे करा है, और जब कंसिडरेशन मॉनेटरी टर्म्स में पे करा जाता है तो उसकी वैल्यू को कंसीडर करा जाएगा एज ए वैल्यू ऑफ गुडविल, उसको फिर गुडविल की वैल्यू माना जाएगा, ठीक है। जब भी हमने गुडविल किसी की परचेज करी तो वो परचेज करने पर हमने मॉनेटरी टर्म्स में एक कंसिडरेशन दिया, और जब मॉनेटरी टर्म्स में कंसिडरेशन दिया तो ये गुडविल मेरे लिए सेल्फ जनरेटेड नहीं बनी, अब ये गुडविल मेरे लिए कौन सी बन गई, परचेज्ड, ठीक है। तो गुडविल दो तरीके की है, एक सेल्फ जनरेटेड जो हम खुद मेंटेन करते हैं, और एक परचेज जो किसी दूसरे की वैल्यू को हम परचेज करते हैं। AS 26 कहता है कि अगर गुडविल तुम्हारी परचेज है तो इस परचेज गुडविल को तुम क्या करोगे, अकाउंट करोगे अकाउंटिंग बुक्स में, इसको तुम रिकॉर्ड कर सकते हो। बट अगर तुम्हारी गुडविल सेल्फ जनरेटेड है तो उसको तुम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट अगर तुमने इसको जबरदस्ती अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड कर लिया तो इसे इमीडिएटली तुम्हें राइट ऑफ करना होगा, ठीक है। अब बात आती है कि क्या परचेज गुडविल राइट ऑफ होगी। हाँ, परचेज गुडविल को जब तुम रिकॉर्ड करते हो तो ऊपर भी मैंने लिखा था इसको अमोर्टाइज करना होता है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, इसकी लाइफ के ऊपर तुम्हें इसे धीरे धीरे राइट ऑफ करना पड़ेगा, अमोर्टाइज करना पड़ेगा। अब इसकी अमोर्टाइजेशन की लाइफ कितनी होगी, तो ये एक रूल है कि AS 26 चाहता है कि अगर तुमने परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करा है तो तुम रिकॉर्ड कर सकते हो, बट इसको भी तुम्हें मैक्सिमम कितने सालों में राइट ऑफ करना है, 5 सालों में। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को इमीडिएटली राइट ऑफ करो अगर तुमने रिकॉर्ड कर दिया, बट अगर परचेज गुडविल है तो तुझे विद इन 5 इयर्स तुम्हें कंप्लीटली राइट ऑफ करना होगा, ठीक है। तो हमारी ये दो तरीके की गुडविल होती है, ये मैंने तुम्हें कुछ थ्योरेटिकल टर्म्स बताए। अब क्वेश्चन आता है कि भैया जब अब हम किसी के बिजनेस को परचेज कर रहे हैं, चलो परचेज हमने कर लिया, उसकी वैल्यू जब हम पे करेंगे गुडविल की तो वैल्यू कितनी पे करें, क्या सामने वाला जितनी मांग रहा है उतनी वैल्यू हम पे कर देंगे, नहीं। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के हमारे पास कुछ तरीके हैं। वैल्यू को कैलकुलेट करने के जो हमारे पास मेथड्स हैं वो सारे मेथड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये हमारा कंटेंट है जो मेथड्स हमें इस चैप्टर में पढ़ते हैं। गुडविल को कैलकुलेट करने की कि गुडविल हमने कितनी वैल्यू पर परचेज करी, ये ध्यान रखना, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगर मैंने गुडविल लिखा है तो ये गुडविल हमारे लिए कौन सी गुडविल है, ये है हमारे लिए परचेज्ड गुडविल, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं है, ये हमारी परचेज गुडविल है। परचेज गुडविल की वैल्यूएशन के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो नाम से एक्सप्लेन होते हैं मेथड। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट टोटल मत लो, पिछले कुछ सालों पर जाओ और उनका एवरेज निकाल लो। मान लो एक साल, पिछले साल मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ, उससे पिछले साल 20,000 का, उससे पिछले साल 30,000 का। अब अगर मैं एवरेज निकालूं तो तीनों साल का 20,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। भाई एवरेज मतलब टोटल निकाल के नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो, 60,000 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 20,000 एवरेज बेसिस पर आ गया। हुआ नहीं है हर साल प्रॉफिट हमें 20,000, बट एक्चुअल में ये क्या है, एक एवरेज है। एक तरीका यह है, AS 26 कहता है कि अगर तुम गुडविल की वैल्यूएशन करना चाहते हो तो तुम क्या यूज कर सकते हो, पिछले कुछ पास्ट ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट्स, ठीक है।
एवरेज प्रॉफिट में भी दो अलग अलग मेथड्स हमें पढ़ने होंगे। एक मेथड होगा हमारा इसमें सिंपल एवरेज और एक होगा हमारा इसमें वेटेड एवरेज। ठीक, दूसरा मेथड जो हमें इसमें पढ़ना है वो है सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो एवरेज था, बट ये सुपर प्रॉफिट क्या है? देखो, मार्केट में जितनी भी फर्में हैं ना, वो सारी फर्में जो है एक्चुअल में कितना प्रॉफिट कमाती हैं? 10,000। मैं एग्जांपल एक मान के चल रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान समझना। मार्केट में जितनी भी फर्में हैं, पहली फर्म हमने जब देखी तो वो टोटल मिलाकर 10,000 रुपए प्रॉफिट कमा रही थी। दूसरी फर्म हमने देखी वो 20,000 रुपए प्रॉफिट कमा रही थी। तीसरी फर्म 30,000 रुपए प्रॉफिट कमा रही थी। ऐसे ही हमने बहुत सारी फर्में देखी और जब सभी फर्मों का एक एवरेज बेसिस पर हमने प्रॉफिट निकाला तो वो 20,000 आया। मार्केट में सभी फर्में 20,000 रुपए प्रॉफिट कमाती है, बट जो मेरी फर्म थी ना, जो मैंने परचेज करी, वो तो अलग ही, वो तो 25,000 रुपए प्रॉफिट कमाती है। इसका मतलब मेरी मार्केट में जो फर्म है ना, वो एक्चुअल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, वो एवरेज प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है। और जब एवरेज से कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया जाएगा तो जो एक्स्ट्रा लेवल है ये मार्केट में सुपर प्रॉफिट बन जाता है। मैंने 20,000 नहीं कमाए, मैंने 20,000 से भी ज्यादा कमाए। कितने ज्यादा कमाए? 5,000 रुपए। ये जो 5,000 मेरा एक्स्ट्रा है ना, ये सुपर लेवल है, इसको सुपर प्रॉफिट का नाम दिया जाएगा। इसी प्रॉफिट को यूज करके मुझे सेकंड मेथड को यूज करना है। सेकंड मेथड के अंदर गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। तीसरा, कैपिटलाइजेशन मेथड। हम गुडविल की वैल्यू अपने पूरे बिजनेस के फर्म की वैल्यू को कैपिटलाइज का मतलब टोटल वैल्यू निकाल कर भी कर सकते हैं। बट जब हम बिजनेस की टोटल वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू निकालने के हमारे पास दो मेथड होंगे। पहला, कैपिटलाइज्ड बाय एवरेज प्रॉफिट। हम यूज कर सकते हैं हम कैपिटलाइज करेंगे किसको? एवरेज प्रॉफिट को। दूसरा, कैपिटलाइज्ड बाय सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइज कर सकते हैं किसको? सुपर प्रॉफिट को। तो नॉर्मल मैं ये कह सकता हूं, अगर हमारे पहले दो मेथड परफेक्ट हैं तो बाद का जो कैपिटलाइजेशन मेथड है इसमें हमें एवरेज और सुपर प्रॉफिट ही यूज करना है। मेनली पेपर के लिए सबसे ज्यादा जो यूजफुल मेथड है वो एवरेज प्रॉफिट होता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन गुडविल से पूछा जाता है वो एवरेज प्रॉफिट से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सारे मेथड्स हैं। इन सारे मेथड्स में एक सबसे मेन चीज, देखो मेरे बिजनेस को जो प्रॉफिट होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, एक होते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। जैसे मैं कहता हूं, मैंने अपने बिजनेस में कोई माल बेचता था, सर्विस देता था, जो भी है, उससे मुझे परमानेंट एक्टिविटीज से प्रॉफिट मिलते रहते हैं। ये मेरे बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट है, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं ये तो प्रॉफिट मुझे होते रहेंगे। बट बिजनेस के कुछ प्रॉफिट एबनॉर्मल भी होते हैं। भाई मान लो एग्जांपल के लिए मैंने बिजनेस में एक लॉटरी खरीदी थी, लॉटरी लगी है बिजनेस में मैंने वो पैसा लगा लिया। वो जो पैसा मेरे बिजनेस में आया था इसको मैं एक नॉर्मल नहीं मानूंगा, क्योंकि ये रेगुलर मिलने वाला प्रॉफिट नहीं है, ये एक इरेगुलर बेसिस पे मिलने वाला प्रॉफिट है। ये अचानक से मिला कोई प्रॉफिट, एक विंडफॉल टर्म्स है। तो ऐसे प्रॉफिट्स को मैं कभी भी अपने बिजनेस में ट्रीट नहीं करूंगा। गुडविल के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है, जब भी गुडविल की तुम वैल्यू निकालोगे तो गुडविल की वैल्यूएशन के लिए तुम जो प्रॉफिट यूज करोगे वो प्रॉफिट सिर्फ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होगा। बिजनेस का एक ऐसा प्रॉफिट होगा जो नॉर्मल नेचर का है, एबनॉर्मल नेचर नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस से तुम्हें क्लेम मिला, क्या क्लेम हमें डेली बेसिस पर मिलते हैं? नहीं, तो ऐसे प्रॉफिट्स को हम बिजनेस में यूज नहीं कर सकते। लॉसेस की भी मैं बात कर रहा हूं, ना ही कोई प्रॉफिट ना ही कोई लॉस, हर तरीके के टर्म्स सिर्फ नॉर्मल होने चाहिए। एबनॉर्मल टर्म्स को गुडविल की वैल्यूएशन के लिए कंप्लीटली इग्नोर करना है। क्लियर? तो आज का कंटेंट यहीं पर हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि इन मेथड्स के अंदर गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है। आज मैंने तुम्हें इनका सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर भी कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।